नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, बायोलॉजी की तीसरी इंपॉर्टेंट क्लास लेकर एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूं और आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बहुत ही ज़्यादा खास चैप्टर पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर सेल। अगर बायोलॉजी से क्वेश्चन आना है तो 100% श्योर है कि आपको सेल से क्वेश्चन देखने को ही मिलेंगे। इसलिए ये चैप्टर आज से हम स्टार्ट कर चल रहे हैं और ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है और कई सारी क्लास इसकी आ सकती है। इसलिए चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और इसकी सभी क्लासों को देखते चलिएगा। अगर आपने इसकी पहली और दूसरी क्लास को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जाकर पहली और दूसरी क्लास को देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आपका समय बर्बाद ना करते हुए सीधे वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं सेल की। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, सारी चीज़ें समझाने का प्रयास करूंगा। सेल को हिंदी में कहते हैं आपकी कोशिका। दोस्तों, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि जो कोशिका होती है यह होती है द बेसिक यूनिट ऑफ आवर बॉडी। द बेसिक यूनिट ऑफ आवर बॉडी। तो यह हमारे शरीर की सबसे बेसिक यूनिट क्यों होती है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं और कैसे ये चीज़ें आपके लिए हैं। दोस्तों, होता क्या है कि जो आपके सेल होती हैं, सेल, जब बहुत सारी सेल मिल जाती हैं, कई प्रकार की जब सेल्स मिल जाती हैं तो एक आपके टिश्यू का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एक आपके टिश्यू का निर्माण होता है, एक आपके ऊतक का निर्माण होता है। और जब बहुत प्रकार के आपके ऊतक मिलते हैं तब एक आपके ऑर्गन्स का निर्माण होता है, अंगों का निर्माण होता है। और जब आपके कई प्रकार के ऑर्गन्स मिल जाते हैं तो दोस्तों एक प्रकार के आपके बॉडी सिस्टम का निर्माण होता है, एक प्रकार का आपका सिस्टम का निर्माण होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेशन सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम, तो ऐसे आपके सिस्टम बन जाते हैं। उसमें कई सारे अंग कार्य करते हैं। जैसे बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो इसमें देखिए कि आपके स्टमक होता है, आपके आहार नाल होता है, इसमें आपकी छोटी आंत होती है, इसमें बड़ी आंत होती है। तो अब कई प्रकार की चीज़ होती हैं। तो कई प्रकार के ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। और जब बहुत प्रकार के सिस्टम बन जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पायरेशन सिस्टम, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके स्केलेटल सिस्टम, इस प्रकार के जब सिस्टम पूरे बनते हैं तो आपका एक बॉडी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एक आपके बॉडी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आप चीज़ें समझ सकते हैं। लेकिन बॉडी की जो ये संरचनात्मक इकाई है, जब इसका निर्माण हुआ तो कहाँ से शुरू हुआ है? तो कोशिका से शुरू हुआ है। इसलिए इसको द बेसिक यूनिट ऑफ आवर बॉडी कहा जाता है। तो समझ गए कि ये यूनिट क्यों है? तो इसीलिए इस प्रकार की चीज़ें हैं, इसी से आपके ये यूनिट पूरी होती है। अब बात करते हैं दोस्तों सेल की। सेल को द बेसिक यूनिट ऑफ आवर बॉडी तो कहते ही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यह हमारे शरीर की संरचनात्मक, जो भी मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से संरचनात्मक है, संरचनात्मक के साथ साथ एवं कार्यात्मक इकाई भी है। जो कार्य होते हैं वो भी इसी इकाई से स्टार्ट होते हैं, कार्यात्मक इकाई भी है। जैसे रेस्पायरेशन की बात करते हैं तो रेस्पायरेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? आपकी कोशिका से स्टार्ट होता है। कोशिका के अंतर तो जो आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोशिका होता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंतर आपके श्वसन होता है। तो इस प्रकार से एक एक कोशिका के अंदर श्वसन होता है। तो कार्यात्मक के लिए भी इकाई क्या है, यूनिट क्या है? तो आपके सेल ही है। इसलिए कोशिका को हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं कि जो सेल होती है, सेल कोशिका, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसकी खोज किसने की थी? जो परीक्षा में कई बार आपसे पूछ लिया गया है। तो ये सब आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इसकी खोज किसने की। और मुझे विश्वास है कि आप में से आपके 90% लोगों को पहले से ही पता होगा कि रॉबर्ट हुक महोदय ने, किसने? आपके रॉबर्ट हुक महोदय ने सन 1665 ईस्वी में आपके कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज की थी। दोस्तों, ये इन्होंने कहाँ कोशिका खोज की थी, कहाँ के कोशिका को देखा था? तो आपके कॉर्क के टुकड़े में, कॉर्क के टुकड़े में, कॉर्क के टुकड़े में इन्होंने कोशिका को देखा था। दोस्तों, कॉर्क का टुकड़ा इस प्रकार से मैं आपको दिखा देता हूं। इस प्रकार से दोस्तों आपका कॉर्क का टुकड़ा था और इसी में ही इन्होंने आपके किसी कोशिका खोज की थी। ये जो आपको खाली स्थान दिख रहे हैं, ये जो चैम्बर आपको दिख रहे हैं, इसी चैम्बर को इन्होंने कोशिका का नाम प्रदान कर दिया था और इस प्रकार से इन्होंने कोशिका की खोज की थी। लेकिन दोस्तों बाद में आपके जब हुई बात तो ये समझ में आया कि इन्होंने जो कोशिका की खोज की थी वह एक प्रकार की मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? यह एक प्रकार की आपकी मृत कोशिका थी। तो क्वेश्चन अब आपसे पूछ लेता है कि सर्वप्रथम जीवित कोश की खोज किसने? जब इन्होंने डेड सेल्स को देखा था, जो ये आपकी कोशिका थी, डेड सेल थी, तो सर्वप्रथम जीवित कोश के किसने देखा था? और मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों
कि उन्होंने जो कोशिका को देखा था, उन्होंने इसकी बाहरी आवरण को ही सिर्फ देखा था। इसका जो ये बाहरी आवरण आप देख रहे हैं, इसको ही ये देख पाए थे, मतलब सिर्फ सेल वाल को ही देख पाए थे, पूरी कोशिका को उन्होंने नहीं देखा था, केवल सेल वाल देखकर उन्होंने बातें कह दी थी। और कोशिका आपकी मृत कोशिका थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की। तो आइए जान लेते हैं कि जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई। जो लिविंग सेल होती हैं, लिविंग सेल, जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका की बात करते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी आपके एंटनी वान ल्यूवेनहॉक महोदय ने। किसने? आपके ल्यूवेनहॉक महोदय ने। तो ल्यूवेनहॉक महोदय ने आपके जीवित कोशिका की खोज की थी। तो सन 1674 ईस्वी में आपके ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। कई बार आपसे पूछ लेते हैं, इनका नाम पूरा नाम है एंटनी वान ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक का नाम आया है तो एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, तो परीक्षा में कई बार पूछ लेता है कि ल्यूवेनहॉक महोदय ने ही आपके जीवाणु की खोज की थी। जीवाणु जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज भी आपके ल्यूवेनहॉक ने ही की थी और सर्वप्रथम उन्होंने जीवित कोशिका को भी खोजा था। पिछली वाली क्लास में, पहले ही क्लास में हमने पढ़ लिया कि आपके जीवाणु को किस जगत में, किस आपके किंगडम में शामिल किया गया है। तो अगर आप लोगों को याद होगा, अगर आपने रिवीजन किया होगा तो आपको बिल्कुल याद होगा कि आपको जीवाणु को किस जगत में शामिल किया गया था। तो बिल्कुल सही आप लोग कह रहे हैं कि मुनेरा किंगडम में आपके जीवाणु को शामिल किया गया था। किसमें? आपके मुनेरा किंगडम में जीवाणु को शामिल किया गया था। तो आप आगे की चीज़ें पढ़ते रहिए, बट पीछे की चीज़ों को भी याद करते रहिए, वरना आपको पढ़ना पढ़ाना कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो समझ गए चीज़ें। आपके जीवाणु की खोज भी आपके ल्यूवेनहॉक ने की थी, इसलिए जीवाणु विज्ञान का पितामह भी ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सेल के बारे में और कुछ भी जानने का प्रयास करते हैं। आज दोस्तों मैं आपको एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताने का प्रयास करता हूं कि जो कोशिका होती है किस प्रकार से होती है। ठीक है, एक बार ध्यान से सुनेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। मैं दोस्तों ऐसा आपको बता रहा हूं कि इस प्रकार से दोस्तों आपके एक कोशिका होती है। कैसी होती है दोस्तों? इस प्रकार से आपकी एक कोशिका होती है और कोशिका के अंतर ये आपका कोशिका है। और कोशिका आपके जो, अगर मान लीजिए अगर वो पादप की कोशिका है तो वह आपके दो प्रकार के आवरणों से घी होती है। रुक जाइए, ये आपका ऐसा एक पूरा आवरण आपका होता है। ध्यान से समझिएगा, सारी बातें समझाऊंगा मैं। अब मैं बता देता हूं दोस्तों कि ये क्या चीजें होती हैं। सुन लीजिए, ये जो दोस्तों आप देख रहे हैं इसको कहते हैं आपके सेल वाल, इसको कहते हैं कोशिका भित्ति। और जो ये आप अंदर देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपकी प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली। अगर ये पादप की कोशिका है तो इसमें दो प्रकार की मेम्ब्रेन होती हैं। जो सेल वाल होती है यह कोशिका को आपकी कठोरता प्रदान करती है, आपको इसे आपके दृढ़ता प्रदान करती है और दोस्तों इसकी प्रोटेक्शन भी करती है कोशिका की। और प्लाज्मा झिल्ली दोस्तों अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जो आपकी यह निश्चय करती है कि कोशिका के अंदर कौन सा पदार्थ जाएगा और कोशिका के अंदर से कौन सा पदार्थ बाहर आएगा। अब बात करते हैं कि जो ये पूरी कोशिका होती है, जो आप पूरी कोशिका देख रहे हैं इसके अंदर पूरा दोस्तों आपके क्या भरा होता है? इसके पूरे अंदर दोस्तों आपकी कोशिका द्रव्य भरा होता है। इसके पूरे अंदर दोस्तों आपके इस प्रकार से आपका पूरा आपके क्या भरा होता है? इस प्रकार से पूरा आपका भरा होता है कोशिका द्रव्य। तो यहाँ पर जान लीजिए कि इसके अंतर्गत क्या भरा होता है। इस प्रकार से आपका पूरा आपके कोशिका द्रव्य भरा होता है। मैं आपको चीज़ें एक बार दिखा देता हूँ तो आपके समझ में, प्रैक्टिकली अगर आप समझ गए एक बार तो आपको भूलेंगे नहीं, और अगर आपको मैं रटवा दूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसके अंतर्गत आपका क्या होता है? तो इसके अंतर्गत आपका पूरा एक गाढ़ा द्रव्य भरा होता है। ये दोस्तों आपका गाढ़ा आपके होता है, तरल होता है और दोस्तों आपके लसलसा युक्त होता है ये पूरा द्रव्य, जिसे कहते हैं जिसे आप एक कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो आपके समझ में आ गया कि पहले दोस्तों की सबसे बाहर की परत क्या कहते हैं? सबसे बाहर की परत इसमें क्या होती है? सबसे बाहर की परत इसमें होती है आपकी सेल वाल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति। उसके ऊपर होती है प्लाज्मा झिल्ली और उसके अंदर पूरी कोशिका के अंदर क्या भरा होता है? उस पूरी कोशिका के अंदर आपके क्या भरा होता है? आपके इस प्रकार से पूरा आपके साइटोप्लाज्म भरा होता है, कोशिका द्रव्य भरा होता है। ये क्या है दोस्तों? अब आपके समझ में आ जाएगा ये क्या है दोस्तों? यह आपके है कोशिका द्रव्य। क्या है? आपके कोशिका द्रव्य है। दोस्तों साइटोप्लाज्म का कार्य क्या होता है कि जो दो कोशिकाएं होती हैं वे आपस में लड़े ना, उनको कोई क्षति ना हो और उनको पूरा स्थान प्रदान करता है, और इसको कहते हैं आपके कोशिका द्रव्य। इसी कोशिका द्रव्य के अंदर आपके कई सारे क्या होते हैं? कई सारे कोशिकांग होते हैं। जैसे इसके बीच में
इसके बीच में आपके दोहरी झिल्ली युक्त आपके क्या होता है, आपके केंद्रक होता है। उसके अलावा दोस्तों इसमें क्या होता है, उसके अलावा बात करते हैं तो यहाँ पर आपके और भी ज़्यादा होते हैं, जैसे आपके लाइसोसोम वगैरह होते हैं। जैसे इसमें आपके गोल्जी काय वगैरह होता है। आपके गोल्जी काय के अलावा इसमें क्या होता है, तो इसमें आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह होते हैं जो आपके पूरे इसमें बिखरे होते हैं। राइबोसोम वगैरह होते हैं जो आपके यहाँ पर होते हैं। ऐसे आपके कई सारे कोशिकांग होते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको समझ में ये चीज़ आना चाहिए कि जो आप ये कोप के केंद्रक यहाँ पर देख रहे हैं, ये केंद्रक के अंदर भी एक द्रव्य पाया जाता है, और केंद्रक के अंतर्गत जो आपके द्रव्य पाया जाता है उसको आपको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं आपके न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इसके अंदर भी आपका क्या भरा होता है, एक पूरा आपके द्रव्य भरा होता है। तो गाढ़ा द्रव्य दो प्रकार का है, एक होता है आपका साइटोप्लाज्म और एक क्या हो दोस्तों, एक होता है आपके साइटोप्लाज्म और एक होता है दोस्तों उसमें आपके न्यूक्लियोप्लाज्म। तो एक केंद्रक द्रव्य हो गया, एक कोशिका द्रव्य हो गया, इसमें आपके कई सारे कोशिकांग हो गए। तो अब मैं आपके समझा रहा हूं, इतनी चीज समझ गए। अब मैं आपको चीजें लिखा दे रहा हूं, सुन लीजिए। तो कोशिका के पूरे अंदर दोस्तों, कोशिका के पूरे अंदर क्या होता है, आपके जीव द्रव्य होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आपकी प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मैंने आपको दिखा दिया। और जो ये प्रोटोप्लाज्म होता है दोस्तों, यह आपके दो होता है, दो प्रकार का होता है। इसमें एक होता है दोस्तों आपका कोशिका द्रव्य, जो आपके केंद्रक से लेकर प्लाज्मा झिल्ली के बीच में सारे लिक्विड होते हैं, उसको कहते हैं। कहाँ से लेकर, आपके केंद्रक से लेकर, क्योंकि केंद्रक में होता नहीं, केंद्रक के बाहर से लेकर आपके जो पूरी प्लाज्मा झिल्ली होती है, प्लाज्मा झिल्ली, इसके अंदर जितने भी आपके फ्लूइड आपको दिखते हैं वो सारे आपके कोशिका द्रव्य होते हैं। और दूसरा होता है दोस्तों इसमें आपका केंद्रक द्रव्य। और जो केंद्रक द्रव्य होता है, जो आपके क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है दोस्तों, वह आपके केंद्रक के अंदर होता है, केंद्रक के अंदर होता है। समझ गए सारी चीज़ें आपके समझ में बिल्कुल अब आ रही होंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकली भी समझा रहा हूँ। और ये चैप्टर से क्वेश्चन आपके पेपर में आना ही क्या है, आना ही आना है। ये दोस्तों जो आपको द्रव्य मैंने बताया, यह एक तरल, गाढ़ा, रंगहीन, पारभासी, लसलसा एवं आपकी वजन युक्त पदार्थ होता है जीव द्रव्य। अब बात करते हैं जीव द्रव्य के बारे में, क्या क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि जीव द्रव्य की खोज किसने की है। जो जीव द्रव्य की खोज की थी आपके डुजार्डिन ने, किसने, आपके डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने। और इसका नामकरण किसने किया, किसने इसको जीव द्रव्य नाम दिया, तो इसका नामकरण किया आपके पुरकिंजे ने। ये दो वैज्ञानिक का नाम आप याद कर लीजिएगा। एक पुरकिंजे वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया, तो कहेंगे कि पुरकिंजे महोदय ने सन 1839 ईस्वी में आपके जीव द्रव्य का नामकरण किया था। अब बात कर लेते हैं कि जो ये पूरा जीव द्रव्य होता है, जो मैंने आपको बताया कि एक तरल, गाढ़ा, लसलसा युक्त पदार्थ होता है, या किससे मिलकर बना होता है। तो जीव द्रव्य आपके 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। जीव द्रव्य जो होता है आपके 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। इसमें एक तत्व होता है दोस्तों आपका, इसमें आपके एक तत्व होता है आपके ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कितना होता है दोस्तों, ऑक्सीजन इसमें 76% होता है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा पदार्थ क्या होता है, दूसरा होता है आपके कार्बन। ये जीव द्रव्य किससे मिलकर बना है, इसमें दूसरा है कार्बन, जो आपके 10.5% है। इसके अलावा दोस्तों इसमें हाइड्रोजन भी होता है आपके जीव द्रव्य में। और बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन इसमें 10% तक होता है। और चौथा याद रखेंगे कि इसमें नाइट्रोजन भी होता है। और जो नाइट्रोजन होता है दोस्तों, इसमें आपके 2.5% तक होता है। तो इस प्रकार के 4 तत्वों से मिलकर आपके जीव द्रव्य बना होता है। समझ रहे हैं, आपकी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं, जो जीव द्रव्य होता है इतने तत्व उसमें बने हैं, लेकिन इसमें दोस्तों जीव द्रव्य में 80% तो मात्र और मात्र केवल जल ही जल है। 80% तो जल है, उसके अलावा ये आपके 4 प्रकार के तत्व हैं। समझ रहे हैं, 80% जल है, जो 20% है उसमें 4 प्रकार के तत्व हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। और इस प्रकार से जीव द्रव्य का निर्माण हुआ है। इस प्रकार से जीव द्रव्य का निर्माण हुआ है। अब आपकी समझ में जीव द्रव्य वाला कॉन्सेप्ट पूरी समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये क्लास हमने यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसके पहले आप जान लीजिए कि जो आपके थोड़ा सी चीज़ मैं आपको भूल गया बताने को, तो सुन लीजिए कि कोशिका का विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है,
तो आपको पता होना चाहिए कि उसे आपके साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म एक विज्ञान की आपकी क्या है दोस्तों, एक विज्ञान का आपके शाखा है। साइटोप्लाज्म कह रहे हैं, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, जो साइटोलॉजी है दोस्तों, साइटोलॉजी क्या है दोस्तों, आपका एक पूरी शाखा है साइटोलॉजी, और इस आपके शाखा के अंतर्गत आपके कोशिका का अध्ययन किया जाता है। समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें आपकी। अब दोस्तों वीडियो को समाप्त करने से पहले 2-4 फैक्ट आपको और देता हूँ, आपको उसको सुन लीजिए। पहली बात कि आपके सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है इस आपके जीव जगत की, सबसे बड़ी कोशिका आपके जीव जगत की, और सबसे लंबी कोशिका पूरे जीव जगत की। ये हम पूरे जीव जगत की बात कर रहे हैं, अपने शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे जीव जगत की बात कर रहे हैं। तो सबसे छोटी कोशिका की बात करते हैं दोस्तों, तो आपके माइकोप्लाज्मा की, माइकोप्लाज्मा, माइको, चलिए हम यहाँ पर इसको लिख दे रहे हैं, वहाँ पर स्थान थोड़ा कम है। तो जो माइकोप्लाज्मा होता है, माइकोप्लाज्मा, तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है, ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यह बैक्टीरिया वाले ग्रुप में होती है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो आपके शुतुरमुर्ग का, इसको भी यहाँ पर जगह नहीं है तो चलिए इसको भी यहाँ पर हम लिख देते हैं, एक आप ऑस्ट्रिच है, फिर लिख सकते हैं शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है ये सबसे बड़ी कोशिका होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है सबसे बड़ी कोशिका होती है। और सबसे लंबी कोशिका दोस्तों आपके तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है, तंत्रिका तंत्र की कोशिका, तंत्रिका तंत्र की कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है, जिसको आपके नर्व सेल कहते हैं, नर्व सेल इंग्लिश में कहते हैं, इसको माइकोप्लाज्मा ही कहते हैं। और शुतुरमुर्ग के अंडे को कहते हैं आपके एग ऑफ ऑस्ट्रिच, क्या कहते हैं, एग ऑफ ऑस्ट्रिच कहते हैं। तो इतनी चीज़ें अगर आपने याद कर ली तो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा सहायता करेंगी। इसके अलावा दोस्तों अभी आपसे पूछा जाता है कि आपके, ये तो पूरे जीव जगत की हो गई, आपके जो मानव है, मानव की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, मानव की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, मानव की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो ये हम आगे वाले वीडियो में बात करेंगे, और ये भी बात करेंगे कि सेल थ्योरी किसने दी थी, कि सेल क्या होती है, जो हमने आपको बताया कि संरचनात्मक क्या होती है, कार्यात्मक क्या होती है, ये बात किसने बताई थी, किसने थ्योरी दी थी, थ्योरी बताएंगे। और किसने ये बातें बताई थी कि आपके एक पुरानी सेल से ही नई सेल का निर्माण होता है, और उनकी भी बातें हम करेंगे। और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, आपके एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में क्या अंतर होते हैं। और जो हमने कोशिकांग आपको बताया, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, तारकाय, और जो भी जो आपके हमने बताया केंद्रक वगैरह, इनके बारे में डिटेल से हम आने वाली क्लासों में पढ़ने वाले हैं। मेरे दोस्तों आपके लिए एक स्पेशल खबर है कि अगर आप CHS की तैयारी कर रहे हैं, और CHS में आपके क्लास 6 में, 9th में या फिर 11th में आप अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर एक प्रैक्टिस सेट की पेड बैच लॉन्च कर दी गई है, और इसकी फीस ओनली 299 रखी गई है, जिसमें आपको 750 से अधिक क्वेश्चन आपके प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो अगर आप इसको परचेज करते हैं, आपके मात्र 299 का ये बैच है, जिसमें 750 से अधिक क्वेश्चन, मैथ के पूरे 100 क्वेश्चन जो परीक्षा में आने वाले हैं, बिल्कुल वही क्वेश्चन, इसको पढ़कर जाएंगे तो सिलेक्शन से हो रहा है। हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग जानते हैं कि व्याकरण तो बच्चे कर लेते हैं, बट रचना में फंस जाते हैं, तो रचना के 100 क्वेश्चन। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में आपके वर्ड पावर के, एंटोनिम, सिनोनिम, सिनोनिम, सब्स्टिट्यूशन के 100 क्वेश्चन। और जीके की बात करते हैं तो आपके 100 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 100 क्वेश्चन पॉलिटी के, और 100 क्वेश्चन किसके, और 100 क्वेश्चन आपके 100 क्वेश्चन आपके मतलब कि जियोग्राफी के। और फिर साइंस की बात करते हैं तो 50 क्वेश्चन फिजिक्स के, 50 क्वेश्चन बायोलॉजी के, और 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के। ऐसे आपके पूरी सीरीज 750 से अधिक क्वेश्चनों की तैयार की गई है, और इसकी पूरी की फीस ओनली 299 रखी गई है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं पढ़ने के लिए, तो हमसे इस नंबर पर बात कर लीजिएगा, आपको ये वहाँ पर कोर्स में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। आपसे सिर्फ इतनी ही गुजारिश है कि अगर आपने इसकी पहली और दूसरी क्लास को नहीं देखा है, और तो इस पहली और दूसरी क्लासों को बिल्कुल पूरी तरीके से देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र, और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।